गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका मेरी केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? क्या पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा टी होता है, जो चेंज इन टाइम होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू लार्ज होती है। कहने का मतलब ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो चेंज इन टाइम होता है वो बहुत स्मॉल होता है, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है ना? तो आपने अगर नोटिस करा हो आर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपने क्या नोटिस करा था? यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था ये वाला। अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूँ तो ये है, और इधर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूँ तो ये है। तो इधर तो डी यूज हो रहा है, इधर डेल्टा यूज हो रहा है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो लिख लो आप इधर सिंबल डेल्टा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। सिंबल डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज। Symbol delta is used for larger change, that is for average rate, whereas symbol D is used for small change. Whereas symbol D is used for small change, that is for instantaneous rate. ठीक है ना? देखो, आपको पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। बट द पॉइंट इज, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतनी आसानी से इसके एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी ले लो, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को आप मिक्स करोगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन भी तो चेंज होने लग जाएगी। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। देखो, चेंज इन टाइम तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मान लो आप 5 बजे रिएक्शन शुरू कर रहे हो, या 5 छोड़ो, आपके पास स्टॉप वॉच है, आपने प्रेस करा, जैसे ही आपने प्रेस करा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर जैसे ही आधा मिक्स कर देते हैं ना, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट। आपने रिएक्टेंट ए लिया, रिएक्टेंट बी लिया, आप रिएक्टेंट बी को रिएक्टेंट ए में मिक्स कर रहे हो, जब आधा चला जाएगा ना रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट ए के अंदर, तब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। तो ये काम एक साथ तो नहीं कर पाओगे आप, तो एक हेल्पिंग हैंड आपको लेना पड़ेगा। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन कंसंट्रेशन। बट रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन तो बदल रही है, फटाफट बदल रही है ना, तो पलक झपक की रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी। क्या पता 5 मिनट में खत्म हो जाए, क्या पता 10 मिनट में खत्म हो जाए, क्या पता 20 मिनट में खत्म हो जाए। तो आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आया बात, टाइम तो आपको समझ आ जाएगा। आप नोट करोगे, अच्छा स्टॉप वॉच 0 पे मैंने स्टार्ट करा था, 1 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन है, 2 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन है, 3 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं। आपने रिएक्शन मिक्सचर मिक्स करा, आधा रिएक्शन मिक्सचर जैसे आधा रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के अंदर जैसे ही चला जाएगा, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। रिएक्शन शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है, इमीडिएटली रिएक्शन मिक्सचर में से इमीडिएटली थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर विड्रॉ करना है। 5 ml कर लिया, और विड्रॉ करते ही उसको आप आइस कोल्ड वाटर में रख दो। मतलब लिटरली आइस उसमें नहीं डाल देनी आइस, क्योंकि कंसंट्रेशन बदल जाएगी, डालते ही बदल जाएगी। आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है आइस के थ्रू, आइस कोल्ड वाटर के थ्रू या आइस बाथ के थ्रू, ताकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 हो जाए, रिएक्शन आपकी रुक जाए। रिएक्शन को आपने अरेस्ट करना है, अरेस्ट द रिएक्शन। ठीक है, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक जाएगी, फटाफट से उसको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेशन की हेल्प से ही आप लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया करते थे। तो डिफरेंट, और साइड बाय साइड उधर रिएक्शन चल रही है। भाई आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया लेट्स से,
ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें ए पहले से पड़ा था, आपने इसमें जैसी ही रिएक्टेंट बी डाला, हाफ रिएक्टेंट बी डालने के बाद आपने क्या कर देनी है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। अब इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, इसमें से विड्रॉ 5 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से 5 ml आप निकाल लो, उसको किसी बीकर में डाल लो या कोई दूसरा कोनिकल फ्लास्क है उसमें डाल लो। ये आपका रिएक्शन मिक्सचर हो गया, ठीक है ना, रिएक्शन मिक्सचर हो गया ये। और ये आपने आइस बाथ में रख दिया। वैसे तो लैब्स के अंदर मशीन्स रखे होते हैं तो प्रॉपर आइस निकल रही होती है, ठीक है ना, काइंड ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में। कैसे वो आपने गोला बर्फ़ वाला गोला खाया होगा ना, ऐसे बर्फ़ को घिस के चूरा सा बना देता है, ऐसे ही निकल रही होती है आइस बाथ के अंदर। एक मशीन रखी होती है, वहाँ से आपने सारी आइस रख दी। ये अब लेट से आपकी आइस है, आइस में आप ये वाला बीकर डालोगे। इधर तो रिएक्शन मिक्सचर को बीकर में डाला, फिर बीकर को आपने आइस बाथ में डाला, ऑलमोस्ट टेम्परेचर 0 के आसपास हो जाएगा। फिर आपने इसको टाइट्रेट करना है, ठीक है, टाइट्रेशन करनी है बेसिकली, और टाइट्रेशन करके आपने इसके अंदर से कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब एक बात बताओ, उधर तो रिएक्शन चल ही रही है, स्टॉप वॉच भी चल रही है आपकी। अब आप दोबारा टाइम देखोगे, किस टाइम पे आप यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर निकाल रहे हो, फिर दोबारा यही प्रोसेस करोगे, दोबारा टाइट्रेशन करोगे, दोबारा कंसंट्रेशन निकालोगे। ये काम ना जल्दी करना होता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं ख़राब करना होता, क्योंकि जितना टाइम आप ख़राब करोगे टाइम इंटरवल भी बढ़ता चला जाएगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ती रह जाएगी, और एक फिक्स इंटरवल में लेना होता है। तो काम जल्दी जल्दी करना होता है, ऐसे थोड़ी जब मर्जी आप जिस मर्जी टाइम पे ले लोगे, ठीक है ना। आगे समझ में तो लिख लो आप, इसमें हेडिंग डालो आप, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आप लिखो in order to measure the rate of reaction, in order to measure the rate of reaction, the progress of the reaction, in order to measure the rate of reaction, the progress of the reaction is followed by, the progress of the reaction is followed by studying the concentration. The progress of the reaction is followed by studying the concentration of one of the reactants, studying the concentration of one of the reactants or products at different intervals of time. In order to measure the rate of reaction, the progress of the reaction is followed by studying the concentration of one of the reactants or products at different intervals of time. ठीक है, इसमें लिखो आप, the most common practice to do so is, the most common practice to do so is, the most common practice to do so is to withdraw small amount of the reaction mixture, is to withdraw small amount of the reaction mixture at different intervals of time, is to withdraw small amount of the reaction mixture, ब्रैकेट में लिख लो 2 ml और 5 ml, है ना, मैंने 5 ml लिया आपके आगे, 2 ml और 5 ml. I repeat, the most common practice to do so is to withdraw small amount of the reaction mixture in bracket 2 ml or 5 ml at different intervals of time. At different intervals of time, cool it down immediately. Cool it down immediately. Cool it down immediately to nearly 0 degrees Celsius. Cool it down immediately to nearly 0 degrees Celsius to arrest the reaction. To arrest the reaction, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो called the freezing of the reaction. Called the freezing of the reaction.
फ्रीजिंग क्या लिखा आपने, कॉल्ड फ्रीजिंग द रिएक्शन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, एंड देन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड देन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एंड देन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय सुटेबल मेथड, then find out the concentration of the reactant or the product by suitable method, usually by titration against a suitable reagent. ठीक है जी, आ गया ना समझ में। अगली लाइन से लिखो, इसमें थोड़ा और लिखवाना है मुझे, लिख लो however this method is not preferred, when some observable property, when some observable property like volume pressure, ऑप्टिकल रोटेशन समझते हो ना आपने, हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स के अंदर पढ़ा था, ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट को रोटेट कर देते हैं इन दी राइट डायरेक्शन और इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर लाइट राइट में रोटेट हो रही होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कितने एंगल से रोटेट हो रही है, वही तो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है। However, this method is not preferred when some observable property like volume, pressure, optical rotation, etc. changes with time. Like volume, pressure, optical rotation, etc. changes with the time and can be observed directly at different intervals of time. And can be observed directly at different intervals of time without stopping the reaction, है ना भाई। जैसे आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई आपको, वॉल्यूम लिखवाया आपको, ऑप्टिकल रोटेशन आपको लिखवाया, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप टाइम इंटरवल के साथ बड़ी इजीली मेजर ऑब्जर्व कर लोगे, आपको रिएक्शन को रोकना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रिएक्शन ना रोकूँ ना, कंसंट्रेशन फटाक से बदल जाएगी, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे कंसंट्रेशन को, है ना। तो यहाँ पे मुझे रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ता है, बट ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना हो या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो टाइम इंटरवल के साथ, वहाँ पे रिएक्शन को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा है हाउएवर दिस मेथड इज़ नॉट प्रेफर्ड व्हेन सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, ऑप्टिकल रोटेशन एटसेट्रा चेंजेस विद टाइम एंड कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग द रिएक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, लिखो एक्सेप्ट कंसंट्रेशन, नेक्स्ट लाइन से एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑल अदर फैक्टर्स, एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑल अदर फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखो लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा, एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑल अदर फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखो लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा, which affect the rate of the reaction are kept constant, during the kinetic study of the reaction। ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा जब आप काइनेटिक स्टडी कर रहे हो। यही लिखवाया मैंने आपको, एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑल अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन आर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब आप हेडिंग डाले कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये इसी का ही कॉन्टिन्यूटी में है। आप खुद सोचो,
आपने टाइट्रेशन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, अब रेट कैसे निकालोगे? मेरी बात को समझो। डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आप कंसंट्रेशन ही तो कैलकुलेट कर पाओगे, रेट कहाँ से निकल आई? फिर आप क्या करोगे, टाइम इंटरवल के साथ कंसंट्रेशन का प्लॉट बनाओगे। रिएक्टेंट का प्लॉट अलग बनेगा, प्रोडक्ट का प्लॉट अलग बनेगा, और उस प्लॉट की हेल्प से आप निकालोगे रेट ऑफ द रिएक्शन। तभी मैंने हेडिंग डलवाई आपको कंसंट्रेशन, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और आपने दो रेट ऑफ रिएक्शन सीखी है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। पहले एवरेज सीखते हैं, ठीक है जी। पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सीखते हैं, तो एक और हेडिंग बन गई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सीखते हैं, एक और हेडिंग बन गई। और एक बात बताओ, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो आप रिएक्टेंट के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालते हैं। हम एक प्लॉट बना लेते हैं जो बनकर आएगा उस एक्सपेरिमेंट के बाद। नेचर ऑफ द प्लॉट क्या होगा, ये है आपकी रेट, सॉरी, ये है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट की। R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। और नीचे हम लिख रहे हैं टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, है ना, घटेगी ना, घटा दी, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो टाइम डिफरेंस होता है वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट होता है, लार्ज होता है। अभी लिखवाया, अभी स्टार्टिंग में लिखवाया। तो ये रहा आपका T1 और ये रहा आपका T2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस T1 को ऊपर एक्सटेंड कर दो ग्राफ में, कहीं यहाँ प्लॉट पे या कहीं यहाँ कट करेगा, और T एक्सिस के पैरेलल कंसंट्रेशन की तरफ ले जाओ, तो आपको मिल गया C1। इन अ सिमिलर वे T2 को आप ऊपर ले जाओ और पैरेलल ये आपका आ गया C2। देख के बताओ, C1 ज़्यादा है C2 ज़्यादा है? अरे C1 ज़्यादा है C2 ज़्यादा है? C2 ज़्यादा है। ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर वैल्यू बढ़ती है ना। मैंने तो अब तक तो यही पढ़ा था, स्पेसशिप आया नहीं अभी तक। पिछली क्लास से बुला रखा है स्पेसशिप को। अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे ना, सच्ची में कसम से प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा। ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ती है, इधर की तरफ वैल्यू बढ़ती है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि C2 ज़्यादा है? C2 फाइनल कंसंट्रेशन है, C1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे C1 ज़्यादा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी ना, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब आप तो यूँ बोल देते चुटकियों के अंदर गलत आंसर। जिसने बनाई होगी उसकी आत्मा को कितने दुख पहुँचता होगा। जिसने मेहनत करी होगी ये सब बनाने के लिए, आपको उसकी मेहनत समझ नहीं आ रही। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म्स में कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। पता ही है, फॉर्मूला वहां लिखी दिया मैंने ऑलरेडी। चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1, और टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1। आप खुद देखो, C2 की वैल्यू कम है, C1 की ज़्यादा है, डिफरेंस आपका माइनस में आ जाएगा। और आपने पढ़ा था कि माइनस क्या सिग्निफाई करता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है। कभी स्पीड रेट माइनस में नहीं होगी। माइनस अगर आ गया है, जैसे इधर आया है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है। मैग्नीट्यूड उसका मतलब मैग्नीट्यूड ये बताएगा, और जो साइन आ जाएगा माइनस, वो क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है। तो ये आपने रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाली और आपको समझ भी आ गई होगी। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में करते हैं, अब प्रोडक्ट के टर्म्स में करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट।
तो सबसे पहले तो आपको प्लॉट बनाना पड़ेगा। टाइम इंटरवल अगेन, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई अब की बार, और सोच के आंसर देना, ठीक है जी, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बना रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। और फिलहाल अगर एक चीज़ आप सोचो कि ये डायरेक्ट मतलब ये जो ये जो डिक्रीज हुआ है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं डिक्रीज हुआ है ना, ये भी ध्यान रखना आपने। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी टाइम के साथ, भाई जैसे रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये लो, ठीक है, ये रहा टाइम इंटरवल T1, ये रहा टाइम इंटरवल T2। सेम वही T1 को ऊपर एक्सटेंड करो, ये आपका आ गया C1, सीधा गया है ना, टेढ़ा चला गया, अब गया सीधा, C1 आ गया। इन अ सिमिलर वे T2 आ गया, सॉरी C2 आ गया C2। अब बताओ C2 ज़्यादा C1 ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? C2 ज़्यादा है ना। अरे नॉर्मल x एक्सिस y एक्सिस आप लोग पढ़ते हो तो मान लो इधर प्लस x एक्सिस है, तो जितना दूर जाते जाते हो मतलब चले जाते हो जितना दूर, उतनी प्लस में वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है आपको बताना? मतलब पहले पॉज ले रहे हो आप, एनालाइज कर रहे हो और फिर आंसर दे रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसेंट्रेशन मतलब C2 माइनस C1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो ये एवरेज निकाली है, अभी इंस्टेंटेनियस नहीं निकाली, ठीक है जी। कॉपी करें फिर इंस्टेंटेनियस देखते हैं। पहले तो आपने वहाँ से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, वो जो रिएक्शन को आपने अरेस्ट करा वहाँ से टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी, रिएक्टेंट का प्लॉट ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट का प्लॉट ऐसा बनेगा, फिर आपने निकाल लिया रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एक बात बताओ, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये लो जी पर्टिकुलर टाइम ये रहा मेरा T, इसको ऊपर एक्सटेंड करो, ग्राफ पे कहीं कट करेगा, ये टच करेगा, आई मीन ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को यूज़ करके आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो ये एक तरीका तो ये है, आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करना ही खतरनाक है। वो हाथों से बना रहा हूँ, स्केल पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा तो परेशानी तो रहेगी। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपको टाइम मिल गया है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है? कंसंट्रेशन। इनिशियल आप 0 मानो, फाइनल ये हो गई, ठीक है। इनिशियल आप ये 0, रुको उसको आप ऐसे करो, छोड़ो इसको हटाओ आप। टेंजेंट को यूज़ करके आपने क्या करना है, पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब देखो ज़रा, ये करा, इस वाले पॉइंट को यूज़ करके जहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व और टेंजेंट के बीच में। इन अ सिमिलर वे इस वाले पॉइंट को यूज़ करके जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और कर्व के बीच में, इसको यूज़ करके आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया, आया समझ में? अब हो गया मेरा ख़त्म।
इसको नीचे एक्सटेंड करो, T1 मिल जाएगा। इसको नीचे एक्सटेंड करो, T2 मिल जाएगा, C1 मिलेगा, C2 मिलेगा। अब तो बचा ही नहीं कुछ, है ना। रिएक्टेंट टर्म्स में है ना, सबसे पहले ये ना देखो, मैं रफली बना रहा हूँ, मार्कर से बना रहा हूँ तो इतना प्रिसाइज नहीं बन पा रहा है। आप प्रॉपर ग्राफ स्केल यूज़ करके बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। जितनी परेशानी आई, ये पॉइंट ढूंढने में परेशानी आई, ट्रायंगल बनाने में परेशानी आई, ये सब परेशानी ग्राफ में ड्रॉ करते वक्त नहीं आएगी। बस अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आर इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला वही है, ठीक है, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इधर देखो आप, C2 कम है या C1 कम है? C2 ही कम है, C1 ज़्यादा है, माइनस आ जाएगा। और टाइम तो इधर से इधर बढ़ ही रहा है, तो T2 माइनस T1 तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है। ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस रिलेटिव रिएक्शन नेगेटिव आ गई, तो रिएक्टिंग के टर्म्स में तो नेगेटिव ही आनी चाहिए। अब आ जाओ प्रोडक्ट की टर्म्स में, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये आप पहले कोई टाइम T सेलेक्ट कर लो, टाइम T सेलेक्ट कर लिया, इसको यूज़ करते हुए आप ऊपर चले गए, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कर दिया ड्रॉ। लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, मार्क कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, मार्क कर रहा हूँ। अब इसको यूज़ करके ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। अब इसको नीचे एक्सटेंड करो, तो T1, इसको नीचे एक्सटेंड करो, T2, C1, C2, ठीक है। आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है, और हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल वाली माइनस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल वाली, तो आपके यहाँ फाइनल ज़्यादा है इनिशियल से, T2 माइनस T1। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही आएगी। आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, अभी रुको, टाइम दूंगा मैं आपको लिखने की। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सपोज मैंने आपके सामने कोई रिएक्शन रखी, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। आप मुझे ये बताए इस रिएक्शन के अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3 4 या 1 ही है? 1 है, सबका 1 है भाई। रिएक्टेंट के आगे, प्रोडक्ट के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिलहाल यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सबका 1 है, तो लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। जब रिएक्शन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब ये डिसअपियर होने लग जाएगा, ये भी डिसअपियर होने लग जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये अपीयर होने लग जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये अपीयर होने लग जाएगा, सही है ना। तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू RA विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T। क्लियर है? तो कि डिसअपीयर हो रहा है ना, इसको कॉमा करो। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू RB विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। सही है ना? रिएक्टेंट में समझ में आ गया। प्रोडक्ट में तो अपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट में डिसअपीयर हो रहा था, प्रोडक्ट में तो अपीयर हो रहा है ना। तो आ जाओ प्रोडक्ट पे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, जो क्या होगा, RC इज इक्वल टू प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T। सही है ना? आ रहा है ना समझ में? बहुत इजी सा टॉपिक है ये तो।
और सिमिलरली रेट ऑफ appearance of D is equal to RD which is equal to plus डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। सही है ना। अभी आप ये देखो कि इस रिएक्शन के अंदर ना, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ऐसे केसेस में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होती है कि सारी की सारी रेट बराबर हो जाएगी। RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू RD विच इज इक्वल टू कैपिटल R। ये RA RB RC RD ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन है। ये घटने वाली है तो ये बढ़ने वाली है। और ये किसके बराबर होगी? R की। R क्या है आपकी? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो जी मेरी बात क्लियर है? ठीक है जी। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू कैपिटल R। सही है ना? सही है ना। रिएक्शन बदल रहा हूं मैं। अब मैं ऐसी रिएक्शन लेता हूं जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये लो, स्मॉल a इंटू कैपिटल A, स्मॉल b इंटू कैपिटल C, स्मॉल c इंटू कैपिटल C, स्मॉल d इंटू कैपिटल D। सबकी रेट ऑफ रिएक्शन आई मीन टू से सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट का मैंने कुछ ना कुछ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया आपकी बार। तो अब की बार आपका जो ये वाला रिलेशन है ना, यहाँ तो ऐसे नहीं बन पाएगा। ऐसे क्यों नहीं बन पाएगा? समझो मेरी बात को। इधर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो A मोल्स ऑफ कैपिटल A के अकॉर्डिंग है। भाई आपके नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह लो, नंबर ऑफ मोल्स कह लो। अगर मैं लेट से RA लिख भी दूं तो ये RA किसके अकॉर्डिंग है? A मोल्स ऑफ कैपिटल A के अकॉर्डिंग है। उसको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखता हूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू, आप सोचोगे सर RA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। नहीं, बट अब की बार ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपकी रेट निकल कर आ रही है ना, जो RA निकल कर आ रही है, ये किसके अकॉर्डिंग है? A टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट A। इन अ सिमिलर वे इसकी जो रेट आएगी B टाइम्स ऑफ, मतलब B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। A B C D मोल्स हैं, तो अगर आप इसकी रेट निकाल भी लोगे, इसकी रेट निकाल लोगे, इसकी रेट निकाल लोगे, इसकी रेट निकाल लोगे, इन रेट को बराबर नहीं रख पाओगे आप। क्यों नहीं रख पाओगे? लेट से आपने रिएक्टेंट A की रेट निकाल भी ली तो वो किसके अकॉर्डिंग आई है? A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A के अकॉर्डिंग आई है। इसकी रेट B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B की आई है। और स्मॉल और क्या, स्मॉल b बराबर तो नहीं है, तो उसकी रेट कैसे बराबर कर दूँ? आप इसको ऐसे समझो कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के चारों टायर की स्पीड अलग है, पहले वाली की 10, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40, मैं आपसे कार की स्पीड पूछ रहा हूँ। समझिए मेरा क्वेश्चन। कार है आपके आगे, कार की जाहिर सी बात है 4 टायर है, ठीक है ना। हमारी छोटी वाली गाड़ी है, ठीक है जी। सेंट्रो पकड़ लो, सेंट्रो के चारों टायर की स्पीड मैंने अलग कर दी, 10, 20, 30, 40। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार की स्पीड बताओ, कैसे बताओगे? चारों टायर की स्पीड अलग है, कार की स्पीड कैसे बताओगे? भाई कार की स्पीड तो आप तभी बता पाओगे जब चारों टायर की स्पीड बराबर हो। तो ये रे गाड़ी के फिलहाल 4 टायर और चारों टायर की स्पीड क्या है? अलग। मैं अगर चाहता हूँ कि गाड़ी की स्पीड निकल जाए, मतलब पूरी रिएक्शन की रेट निकल जाए, तो चारों टायर की स्पीड बराबर करनी पड़ेगी, सभी रिएक्टेंट सभी प्रोडक्ट की रेट बराबर करनी पड़ेगी। और ये रेट कैसे बराबर करूँगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A को उसी के ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। तो इधर भी 1/A आ जाएगा। इन अ सिमिलर वे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/B RB के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T 1/B। ठीक है। इन अ सिमिलर वे
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर सी बाय सी, और यू कैन से प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 1/c। ठीक है ना। इन अ सिमिलर वे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये किसके इक्वल होगा, आर डी बाय स्मॉल डी विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/d। अब आप सारी रेट्स को बराबर कर सकते हो, अब कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आर ए बाय स्मॉल ए, आर बी बाय स्मॉल बी, आर सी बाय स्मॉल सी, आर डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब कर सकते हो, इधर आसानी से कर दिया क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 था। इधर मैंने क्या करा, सबकी रेट बराबर करी पहले, तब मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है जी, कॉपी कर लो। ठीक है जी, कुछ आया समझ में? तो आज यहीं रोकते हैं हम क्लास को। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।